गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से कॉमर्स क्लास 10 आईसीएससी कमर्शियल स्टडीज इसका एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग का चैप्टर चल रहा था स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। उसका 2 क्लास हो गया था। आज फाइनल क्लास है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है, बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे कि स्टेक होल्डर के बीच में और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, स्टेक होल्डर ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और उसके कस्टमर्स के बीच में, उसके शेयर होल्डर्स के बीच में और शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स के बीच में एंड सो ऑन। कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, उन सारे चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था फिर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का फर्दर ऑन सब पार्ट था बहुत सारा, उन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में भी सब पार्ट था, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़े थे, सबको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट डिफरेंसेस भी हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बीच में। उसके बाद जो पार्ट था चैप्टर में वो था वेरियस रिस्क इन्वॉल्व। एक एक स्टेक होल्डर कौन कौन सा रिस्क लेता है किसी भी एक पर्टिकुलर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह का रिस्क ले सकता है वो, उसके बारे में हम लोग जाने थे। रिस्क के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो भी पढ़े थे वो था एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक स्टेक होल्डर कैसा तरह का एक क्या क्या चीज एक्सपेक्ट करता है जो वो रिस्क ले रहा है उसके बदले में, उसके इन रिटर्न में, उन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन दिस चैप्टर। स्टेक होल्डर्स इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसका आज जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इसमें से बहुत सारे। आज जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर एनालिसिस के बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला चीज, स्टेक होल्डर एनालिसिस तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस अंडरटेकन बाय एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जो कि ज्यादातर मोस्टली हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये प्रोसेस होता क्या है? बेसिकली एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं अबाउट द वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ दैट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस हाउस है सपोज, उसका ए बी सी डी ई एफ सो ऑन सब अलग अलग सपोज मान लो स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर होना अलग बात है, उसको अच्छे से पहचानना और एक एक स्टेक होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना अलग बात होता है। बेसिकली इन सब के बारे में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस। सिंपली अगर एक लाइन में बोले तो स्टेक होल्डर एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन
उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी स्टेक होल्डर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशन को वो लोग निकालता है, ताकि वो लोग ये इंफॉर्मेशन को अपने एडवांटेज के लिए अच्छे से यूज कर पाए। दे वॉन्ट टू यूज दोज इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन एडवांटेज, फॉर देयर ओन बिजनेस पर्पसेस। इसी तरीके से हम लोग एक डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस का। डेफिनेशन फॉर्म करते हैं, एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि स्टेक होल्डर एनालिसिस होता क्या है। उसका डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ में जाते हैं और इन डिटेल और ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि स्टेक होल्डर एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। होप सो सब कोई जो भी मैं क्लास में बोर्ड में नोट्स लिखवाता हूँ या जो कुछ भी एक्सप्लेन करता हूँ उसको अपने वर्ड्स में नोट्स में नोट डाउन करते हैं। अगर नहीं करते तो कॉपी निकालो और संग संग इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हम लोग बनाने का कोशिश किए हैं। स्टेक होल्डर एनालिसिस इज अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। डिटेल्ड यानी कि एक एक छोटा छोटा डिटेल्ड उसमें निकाला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्स को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में निकाला जाता है ताकि वो समझना इजी हो। और सिस्टमैटिक एक सिस्टम के हिसाब से एक पर्टिकुलर तरीके से उसको किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उस प्रोसेस में क्या आइडेंटिफाई करते हैं और किस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? अबाउट द वेरियस स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं, उन लोग का इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि स्टेक होल्डर के भी डेफिनेशन में था कि उन लोग का इंटरेस्ट होता है। उन लोग का इंटरेस्ट क्या है, वो लोग क्या क्या रिस्क ले रहे हैं किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या क्या उन लोग का एक्सपेक्टेशन है। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेशन के बारे में भी बात किए थे। तो एक एक स्टेक होल्डर के बारे में सारा इंटरेस्ट, सारा रिस्क, सारा एक्सपेक्टेशन जो हम लोग निकालते हैं, उसी चीज को, उसी प्रोसेस को हम लोग स्टेक होल्डर एनालिसिस बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्यों निकालते हैं? ताकि हम लोग उसको यूज कर सके, हम लोग का जो बिजनेस है उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा आगे ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को एफिशिएंट मैनर में चलाने के लिए। Stakeholder analysis is a detailed, comprehensive, and systematic process of identifying and gathering information about the various stakeholders, their interests, risks, and expectations in order to use them in an efficient manner for business purposes. Hope so ये definition सबको कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है
कोई भी प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हर प्रोसेस में स्टेप्स होता है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होता है कि कोई प्रोसेस किस तरीके से उसको किया जाए, किस तरीके से उस प्रोसेस को किया जाए, अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होता है हर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट हम लोग को यही देखना है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस जो कि एक तरह का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या क्या लेवल्स ऑफ स्टेप्स है, कितने सारे स्टेप्स है, और उन सारे स्टेप्स को इन डिटेल हम लोग को इन डेप्थ जानना है कि उन सारे स्टेप्स में क्या क्या किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है पूरे प्रोसेस को ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस को 6 स्टेप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स, नेक्स्ट है मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोalition, नेक्स्ट है असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, नेक्स्ट है जजिंग स्टेक होल्डर पावर्स, नेक्स्ट है डिसाइडिंग प्रायोरिटीज अमंग स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पे 6 स्टेप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। एक एक स्टेप को डिटेल में जानते हैं कि एक एक स्टेप डिटेल में क्या बताने का कोशिश कर रहा है हम लोग को। सबसे पहला स्टेप जो कि आता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। ऑब्वियसली अगर हम लोग स्टेक होल्डर एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम लोग को जानना है, स्टेक होल्डर के बारे में जानना है, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन मेरा स्टेक होल्डर है। Who are the people, individual groups, institutions or organizations which are involved with us, with our commercial organization as a stakeholder? कौन कौन मेरे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेक होल्डर की तरह काम कर रहा है, किस किस इंडिविजुअल ग्रुप इंस्टीट्यूशंस का मेरे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरेस्ट है, एक रिस्क है और एक स्टेक है, एक एक्सपेक्टेशन उन लोग को मेरे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे। एक एक स्टेक होल्डर को मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ सपोज गवर्नमेंट है मेरा स्टेक होल्डर, कस्टमर्स है मेरा स्टेक होल्डर, सप्लायर है मेरा स्टेक होल्डर। हो सकता है किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट से कोई रिलेशन ही ना हो, कोई टैक्स वो लोग भरता ही ना हो, कुछ भी वैसा रिलेशन ही ना हो, तो गवर्नमेंट उन लोग का स्टेक होल्डर नहीं होगा, तो वो लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। हो सकता है कोई ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि बाहर से कुछ भी नहीं खरीदता है, सब कुछ अपने यहाँ पे ही बनाता है। सपोज मान लो एग्जांपल ले लेते हैं शुगर केन इंडस्ट्री का।
शुगर केन इंडस्ट्री में बहुत बार देखा जाता है कि कोई कुछ भी बाहर से ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, सिर्फ शुगर केन जो लास्ट ईयर का फसल रहता है उसी को काट कर उसका एक डंडा बचा लिया जाता है नेक्स्ट ईयर के फसल के लिए। और थोड़ा बहुत अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो खरीदना पड़ता है फर्टिलाइजर एंड सो ऑन। बट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि कुछ नहीं खरीदना पड़ता है एक पर्टिकुलर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस केस में वहां पे सप्लायर एक स्टेक होल्डर नहीं होगा। तो कौन कौन किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेक होल्डर की तरह काम कर रहा है, स्टेक होल्डर का पोजीशन होल्ड करता है, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक एक स्टेक होल्डर को कौन कौन है उसको लिस्ट डाउन करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन कौन स्टेक होल्डर है यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारा स्टेक होल्डर होता है उन लोग का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। वो किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा यूजुअली देखा जाता है कि एक से ज्यादा स्टेक होल्डर रहता है। एक से ज्यादा स्टेक होल्डर है तो एक दूसरे का उन लोग के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि उसको स्टेक होल्डर मैपिंग का नाम देते हैं। व्हाट इज मैपिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप? मैपिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप refers to the step whereby a commercial organization tries to list down the various relationships among the previously identified stakeholders। यानी कि पहले स्टेप में जो आइडेंटिफाई किया, सपोज मान लो कस्टमर्स और सपोज मान लो कस्टमर केयर फोरम। सपोज मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कस्टमर्स और कस्टमर केयर फोरम। कस्टमर केयर फोरम क्या होता है? बहुत बार होता है कि अलग अलग कमोडिटी का बहुत सारा कस्टमर केयर फोरम रहता है, जहां पे अगर किसी उस कमोडिटी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके खिलाफ, उसका मैन्युफैक्चरर या उसका सेलर के खिलाफ हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कस्टमर केयर फोरम्स में। तो एक तरीके से देखा जाए कस्टमर केयर फोरम और कस्टमर्स दोनों ही स्टेक होल्डर होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर और कस्टमर केयर फोरम का एक रिलेशनशिप है। कस्टमर अगर चाहे तो जाकर कंप्लेन कर सकता है किसी भी कस्टमर केयर फोरम में, और कस्टमर केयर फोरम उसके बदले में उसको कुछ रिलीफ दे सकता है। रिलीफ कैसे दे सकता है? वो कुछ एक्शन ले सकता है जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके खिलाफ, उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकता है एंड सो ऑन। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से कस्टमर और कस्टमर केयर फोरम रिलेटेड है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रिलेशन होता है, जैसे कि गवर्नमेंट का बहुत बार रिलेशन होता है कस्टमर्स से, गवर्नमेंट का बहुत बार रिलेशन होता है क्रेडिटर्स से, बैंक का बहुत बार रिलेशन होता है उसके क्रेडिटर्स से। ये सारे बहुत सारा ग्रुप्स बनता है, तो यही सारा ग्रुप का एक जाल सॉर्ट ऑफ बनता है, एक मैप सॉर्ट ऑफ बनता है। इसका रिलेशन उसके साथ है, उसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन उसके साथ है, ऐसे से करके एक मैप सॉर्ट ऑफ बनता है। उसी मैप को तैयार करने के स्टेप को हम लोग बोलते हैं मैपिंग ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। What is mapping of stakeholder relationship? Mapping of stakeholder relationship is the step in which we establish a relationship between various stakeholders which were identified in the first step. Next जो आता है understanding stakeholder coalition। stakeholder coalition के बारे में बात करें तो stakeholder coalition का मतलब क्या होता है? बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा stakeholders एक साथ मिलकर, इंडिविजुअली नहीं बट एक साथ मिलकर किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग ये कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम बता सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ट्रेड यूनियन। बहुत बार कस्टमर ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, बहुत बार सप्लायर साइड से भी ट्रेड यूनियन हो सकता है। सपोज मान लो मेरा एक फर्टिलाइजर बनाने का, एक फर्टिलाइजर नहीं, एग्जांपल लेते हैं टाटा के केस में। सपोज मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का कुछ एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जिस जिस सप्लायर से लेते हैं, सपोज मान लो हम 3 सप्लायर से, ए बी और सी, 3 सप्लायर से मेरा रॉ मटेरियल जो भी मेरे को वायर, तार, जो भी मेटल और जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मेरे को लगता है, हम ये 3 सप्लायर से लेते हैं।
हो सकता है कि ये तीनों सप्लायर एक साथ आ जाए और एक ट्रेड यूनियन बना ले। ट्रेड यूनियन बना ले तो अब ये लोग इंडिविजुअली तो स्टेक होल्डर था ही, प्लस इन लोग का एक साथ आने पर, कंबाइन होकर एक ट्रेड यूनियन बनाने पर, ये ट्रेड यूनियन भी मेरा एक स्टेक होल्डर हो गया है। तो ये जो एक स्टेक होल्डर ये लोग बनाया है एक साथ कोअलिशन कर कर, कोअलिशन का मतलब क्या होता है? कोअलिशन का मतलब होता है कि एक साथ जोड़ना, ज्वाइनिंग और कॉन्सोलिडेशन, ज्वाइनिंग और कॉन्सोलिडेशन। ज्वाइन करना या कॉन्सोलिडेट करना। अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं या कॉन्सोलिडेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स को, तो उस कोalition के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि उसका पावर्स क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग एक स्टेक होल्डर कोalition वाले अंडरस्टैंडिंग द स्टेक होल्डर कोalition का स्टेप में हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन एक साथ मिलकर किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डाल सकता है, उसका परफॉर्मेंस पे एक स्टेक हो जाता है, उसका उसका एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है। एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन हो सकता है, एग्जाम्पल और भी बहुत सारा हो सकता है टैक्स अथॉरिटीज कुछ कंसोलिडेट कर ले और एक कंसोलिडेशन बना ले। बैंक और क्रेडिटर्स का बहुत बार, क्रेडिटर्स भी लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक भी लोन प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी ये लोग मिलकर कोई केस फाइल कर सकते हैं। सपोज मान लो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन दोनों का ही लोन नहीं दिया है, ये लोग दोनों जन मिलकर एक साथ एक कोalition बनाकर वो लोग हो सकता है किसी तरीके से उन लोग को लीगली सू कर सकता है, उन लोग के ऊपर लीगली केस कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जो कोalition बनता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थर्ड स्टेप में, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोalition में। नेक्स्ट आता है असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। ये ऑब्वियसली पहला वाला स्टेप की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ऑब्वियस स्टेप है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप निकाल लिए, कोalition समझ लिए, तो अब जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स निकला है हम लोग का, उन लोग का इंटरेस्ट क्या है? ऑब्वियसली स्टेक होल्डर अगर वो लोग बना है तो उन लोग का हम लोग का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई स्टेक तो होगा, किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रिस्क तो होगा ही होगा। तो वो लोग किस तरीके का रिस्क ले रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उन लोग का, क्या इंटरेस्ट है वो लोग का, उस इंटरेस्ट को जानने का कोशिश करते हैं हम लोग इस फोर्थ स्टेप में, असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इज व्हाट? Assessing stakeholder interest means we try to gather information what are the risks, stakes or expectations involved of each and every stakeholder, be it individual groups or institutions in this particular step. What is the next thing? Judging stakeholder power. Obviously एक एक जन का इंटरेस्ट निकाल लिए, एक एक एक्सपेक्टेशन निकाल लिए, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कहीं पे भी एक रिस्क लेते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके इन रिटर्न में हमको कोई एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ, अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोज मान लो हम एक क्रेडिटर है, हम लोन देने का रिस्क लिए और उसके बदले में मेरे को रीपेमेंट और इंटरेस्ट का एक्सपेक्टेशन है, अगर वो लोन का रीपेमेंट या इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है, मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे वो डिसाइड करता है कि उस स्टेक होल्डर का पावर कितना है। सपोज मान लो हम एक बहुत बड़ा क्रेडिटर है, मेरा खुद का एक फर्म है और हम एक बहुत बड़ा आदमी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम लॉयर्स को कर सकते हैं हायर, हम केस कर सकते हैं किसी भी जो भी मेरा डिफॉल्ट करेगा, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मेरा डिफॉल्ट करेगा पेमेंट में, तो मेरा पावर्स को असेस करना, एक एक स्टेक होल्डर को के पावर को सेपरेटली असेस करना, ये स्टेप में हम लोग करते हैं। हम लोग जज करने का कोशिश करते हैं कि कोई स्टेक होल्डर अगर है, उसका रिस्क लेने के बदले में वो जो एक्सपेक्टेशन चाहता है, जो एक्सपेक्टेशन है उसको, वो अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो क्या क्या, उसके पास क्या पावर्स है और उस पावर को वो किस तरीके से यूज कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है हम लोग के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, वो हम लोग इस स्टेप में जानने का कोशिश करते हैं, विच इज द जजिंग ऑफ स्टेक होल्डर पावर्स। जजिंग ऑफ स्टेक होल्डर पावर्स। और सबसे लास्ट में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है डिसाइडिंग प्रायोरिटीज अमंग स्टेक होल्डर्स। अब हम लोग पावर्स अगर देख लिए, सपोज मान लो दो क्रेडिटर है, दोनों का हमको पैसा चुकाना, दोनों से हम 2-2 लाख रुपया लिए थे, दोनों का पैसा हमको चुकाना है। एक के पास बहुत ज्यादा पावर है, वो चाहे तो मेरा कंपनी बंद करवा सकता है, वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बट सपोज मान लो दूसरा वाला जो स्टेक होल्डर है वो बहुत वीक है, अभी मेरे पास देने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपया है, यानी कि हम दोनों को एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, किसी एक को हमको कम पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन को पहले मीट करें,
ताकि वो मेरे खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले जिससे कि मेरा जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उस वो प्रॉब्लम में फंस जाए। तो इस तरीके से हम लोग को प्रायोरिटी सेट करना है कि हम इस मेरे एग्जांपल के केस में हम उसको पहले रीपे करेंगे लोन जो कि ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा लीगल राइट्स है, जिसके पास ज्यादा पावर्स है। उस केस में हम लोग दूसरे वाले को फॉर द टाइम बिंग प्रायोरिटीज के बाहर रखेंगे, उसको अभी हम लोग रीपे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो पावर है वो नहीं है और वो मेरे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर है उसका एक्सपेक्टेशन पहले मीट करे और कौन सा स्टेक होल्डर है उसका एक्सपेक्टेशन को थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा लेट से भी पूरा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था डिटेल्ड स्टेप्स क्या क्या हम लोग लेते हैं फॉर स्टेक होल्डर एनालिसिस। होप सो स्टेक होल्डर एनालिसिस का प्रोसेस और उसका डिटेल स्टेप समझ में आया होगा। एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर। सेकेंड स्टेप इज मैपिंग द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोalition. Fourth step is assessing stakeholder interest. Fifth step is judging stakeholder powers. Sixth step is deciding priorities among stakeholders. इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या स्टेप लिया जाता है फॉर द प्रोसेस, डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर तो कंप्लीट होता है। कुछ असाइनमेंट है, कुछ होमवर्क रहेगा। होमवर्क में बेसिकली कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि पूरा चैप्टर कवर करता रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि लैंग्वेज और अच्छे से समझ पाओ तुम लोग कि किस तरीके से एग्जाम में आंसर्स लिखना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उसको सभी कोई नोट डाउन करेंगे और 2 दिन के अंदर उसको करके मेरे को देना है। यू ऑल नीड टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज, द राइटिंग पैटर्न। कंसेप्ट मोर और लेस क्लियर है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, but how to present your answer, for that I'm providing you with some questions which you need to practice at home. Define stakeholders. Are stakeholders and shareholders the same? Explain in detail. Classify the various stakeholders in a commercial organization. What is stakeholder analysis? Explain in detail. Along with its steps.
is government a stakeholder? Explain how. State any two expectations, any two nahi, any three expectations of the following. Number one, customers. Number two, general public. Number three, competitors. Number four, creditors. Explain, nahi, describe the term mapping of stakeholder relationship. Differentiate between internal and external stakeholders. इसको सब कोई कॉपी कर लो, एक बार रीड कर दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, define stakeholders. Question number 2, are stakeholders and shareholders the same? Explain in detail. Question number 3, classify the various stakeholders in a commercial organization. Question number 4, what is stakeholder analysis? Explain in detail along with its steps. Question number 5, is government a stakeholder? Explain how. Question number 6, state any three expectations of the following: customers, general public, competitors, creditors. Question number 7, describe the term mapping of stakeholder relationship. Question number 8, differentiate between internal and external stakeholders. ये आज का असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करना है. होप सो चैप्टर बहुत मजेदार लगा होगा, इंफॉर्मेटिव था और सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा, एक्सप्लेनेशन सारा समझ में आया होगा. Stay safe, happy learning, bye bye. Thank you for attending this class.